प्रिय मित्रों, विलय दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। मैं विलय दिवस पर या विलय पर चर्चा करने से पहले इस पूरे क्षेत्र के बारे में 2-3 टिप्पणियां करूंगा, तो मुझे लगता है उन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में ये सारी समस्या को समझने के बहुत आसानी हो जाएगी। ये जो पूरा क्षेत्र है, चाहे जम्मू है, चाहे कश्मीर है, लद्दाख है, गिलगित है, बाल्टिस्तान है, पूर्वी पंजाब है, पश्चिमी पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये इंडियन हिस्ट्री में सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। पुराने इतिहास में इसका नाम सप्त सिंधु है। कारण शायद ये था कि इसमें 7 नदियां बहती थी और उनसे एक नदी जो सूख गई, सरस्वती नदी। बाकी 6 नदियां जो हैं, एक सिंधु थी और एक रावी थी, जेहलम थी, ब्यास थी और सतलुज थी, चनाब थी। इस प्रकार कुल मिलाकर जो 7 नदियां थी, ये 7 नदियों का क्षेत्र जो है सप्त सिंधु कहलाता है। और सरस्वती को छोड़कर सिंधु नदी भी आपके जम्मू कश्मीर या लद्दाख में से ही निकलती है और झेलम भी इसी क्षेत्र से निकलती है। सतलुज भी दाएं बाएं से होती हुई इसी क्षेत्र से निकलती है। रावी भी इधर से भारतीय भूति आगे जाकर मिल जाती है और चनाब हमारे हिमाचल प्रदेश को चंद्रा और भागा मिलाकर पंजाब में जाकर चनाब बन जाती है। ये पूरा क्षेत्र सप्त सिंधु के नाम से विख्यात है। और सप्त सिंधु क्षेत्र का जो सौभाग्य कहिए कि दुर्भाग्य कहिए कि हिंदुस्तान पर जब हमले शुरू हुए तो सबसे पहले इसी क्षेत्र पर हुए, क्योंकि सप्त सिंधु क्षेत्र का जो दुर्भाग्य तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि यही क्षेत्र था जहां वेदों की रचना हुई, जहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनी और कश्मीर तो हिंदुस्तान भर में शारदा पीठ के नाम से विख्यात ही था, यानी ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन मैटर ऑफ चांस की अफगानिस्तान के आगे सेंट्रल एशिया लगता था और सेंट्रल एशिया भगवान बुद्ध के वचनों को मानने वाला था। लेकिन जब अरब में इस्लाम का उदय हुआ और अरबों ने थोड़े हमले शुरू किए दाएं बाएं, तो ईरान को पकड़ा, ईरान को पकड़ने के बाद सेंट्रल एशिया को पकड़ा और वो कन्वर्ट हो गए। तो सेंट्रल एशिया में ज्यादा लोग मंगोल और तुर्क हैं, जहाँ उनकी हाइब्रिड है। मंगोलों के जो बाबर था वो हाइब्रिड ही था, मंगोल भी था और तुर्क भी था एक प्रकार से। इस क्षेत्र पर सबसे पहले जो हमले शुरू हुए अरबों के इसी क्षेत्र पर हुए। सिंध जो है मोहम्मद बिन कासिम की पकड़ में 712 के आसपास आ गया और उसके बाद महमूद गजनवी के हमले शुरू हुए और सब हमले शुरू हुए। लेकिन उसका एक जो नुकसान हुआ सब सिंधु क्षेत्र को कि इसका अधिकांश हिस्सा कन्वर्ट हो गया। यानी सब सिंधु क्षेत्र का यदि अंदाजा लगाइए तो 3/4 हिस्सा तो कन्वर्ट हो ही गया एक प्रकार से। पूरा बलूचिस्तान कन्वर्ट हो गया, खैबर पख्तूनख्वा कन्वर्ट हो गया, सिंध भी लगभग 70% कन्वर्ट हो गया। और जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो पंजाब जो है, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब जो लहंदा पंजाब है, इसमें 60% मुसलमान थे और आपका कश्मीर भी लगभग 70-80-90% कन्वर्ट हो गया था। गिलगित सारा हो गया था, बाल्टिस्तान सारा हो गया था। तो कुल मिलाकर जाने बहुत बड़ा पोर्शन कन्वर्ट हो गया था। लेकिन इस क्षेत्र का सब सिंधु क्षेत्र का सौभाग्य मानना चाहिए कि 15वीं शताब्दी में जहां गुरु नानक देव से 10 गुरु परंपरा शुरू हुई, वो परंपरा 1 से लेकर श्री गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु तक चली और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हुए। तो ये जो परंपरा चली, इस परंपरा ने इसको एक प्रकार से कहना चाहिए, इसको रोका, इस प्रोसेस को, जो कन्वर्ट होने का प्रोसेस था उसको रोका। इसीलिए शायद किसी ने लिखा, बाद में एक दौलतराम थे, दौलत राय, उसने किताब लिखी थी गुरु गोविंद सिंह पर। उसने लिखा था कि यदि ये 10 गुरु परंपरा ना होती, उसने तो केवल गुरु गोविंद सिंह का नाम दिया था, लेकिन मैं पूरी 10 गुरु परंपरा की बात करता हूँ। उसने लिखा कि यदि 10 गुरु परंपरा ना होती तो आज पूरा उत्तरी भाग कन्वर्ट हो गया होता। तो 10 गुरु परंपरा एक प्रकार से वो जो प्रवाह चला हुआ था उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हुई। और 10 गुरु परंपरा से जो खालसा पंथ निकला, क्योंकि 10 गुरु परंपरा गुरु नानक देव से शुरू हुई और 10वें गुरु तक चली, तो बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। एक बड़े अच्छे विद्वान ने लिखा कि वो जो फौलाद था वो गुरु नानक देव ने पैदा किया था।
उस फौलाद से 10वें गुरु ने जो एक प्रकार से कहना चाहिए खालसा पंथ सृजित किया, उसकी शुरुआत जो थी मानसिक रूप से गुरु नानक देव ने शुरू कर दी थी। इसलिए मैं इस 10 गुरु परंपरा को एक टोटलिटी देखता हूँ। और प्रिय मित्रों, ये जो खालसा पंथ जिसकी सृजना 10वें गुरु ने की, उस पंथ ने बाकी देश की मैं बात नहीं करता, लेकिन सप्त सिंधु क्षेत्र से विदेशी शासकों को पराजित करके भगाने का काम शुरू कर दिया। और उसमें आपके जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा रहा। जम्मू कश्मीर तो आज नहीं तो मैं सप्त सिंधु क्षेत्र को इन टोटलिटी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना करके जब दक्षिण भारत में चले गए और वहां से उन्होंने जिसको भेजा अपनी उस एक प्रकार से कहना चाहिए लेगेसी को जिंदा रखने के लिए, वो पुंछ के रहने वाली बंदा बहादुर थे, जिनकी हिस्ट्री में बड़ी चर्चा आती है। ये मैं सारी बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू की बात करते हैं, लद्दाख की या गिलगित बाल्टिस्तान की, तो इंटीग्रल अप्रोच से बात करनी चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह जो उस परंपरा के ऊपर से एक प्रकार से कहना चाहिए, उन्होंने एक काम किया, इस सप्त सिंधु क्षेत्र को मुगल अफगानी आक्रांताओं से मुक्त करवाने का काम शुरू किया। और ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप समझिए मैक्सिमम जो प्रभाव था इसी सप्त सिंधु क्षेत्र में था, क्योंकि बिल्कुल साथ ही लगता था अफगानिस्तान के। और रणजीत सिंह वाज सक्सेसफुल टू लिबरेट दी होल सप्त सिंधु। और उन्होंने देखिए पंजाब को मुक्त करवाया, हरियाणा हिमाचल बीच में ही था, और सिंध को भी लगभग मुक्त करवाया, बलोचिस्तान को करवाया, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर तक उन्होंने झंडा लहरा दिया। और पेशावर को तो छोड़िए, उन्होंने अफगानिस्तान को क्रॉस करके दर्रा खैबर तक भी झंडा लहरा दिया। तो उस जो उनका जो कैंपेन था सप्त सिंधु क्षेत्र को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करवाने का, उस कैंपेन में लास्ट जो जिक्र आता है वो कश्मीर का आता है, क्योंकि बाकी सब जगह से उन्होंने सबको आजाद करवाकर तो लास्ट एक कश्मीर बचा था जहां अफगानों का राज था। तो अफगानों के राज से कश्मीर को भी मुक्त करवाया जाए तो प्रैक्टिकली इसका अर्थ हो गया पूरा सप्त सिंधु क्षेत्र मुक्त हो गया। तो कश्मीर के समझिए जहाँ भाई उन दिनों उस प्रकार की डिमार्केशन तो नहीं होती थी, लेकिन कुल मिलाकर वो सारा घाटी का जो क्षेत्र है, वहां के जो लोग थे महाराजा रणजीत सिंह के काल तक लगभग 80% कन्वर्ट हो चुके थे। लेकिन जब हम कन्वर्ट की बात करते हैं तो हम आमतौर पर हिंदू और मुसलमान शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि हिस्ट्री को समझने के लिए दोनों शब्द ही इररेलेवेंट है एक प्रकार से, क्योंकि जो लोग कन्वर्ट हुए थे वो कश्मीरी थे और कुछ लोग ऐसे थे जो उनमें बाहर के थे। वो बाहर के लोग कौन थे, इसका जिक्र हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे हिंदुस्तान के, क्या नाम उनका, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री, अबुल आजाद जो शिक्षा मंत्री थे, उसने अपनी बायोग्राफी आत्मकथा में लिखा है। उसने लिखा हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो दो कैटेगरी में हैं। उसने कहा एक तो वो मुसलमान हैं जो विदेशी हमलावरों के साथ आए थे, वो अरब हो सकते हैं, तुर्क हो सकते हैं, मुगल मंगोल हो सकते हैं जो लास्ट में आए। और दूसरे उसने कहा 95% मुसलमान हिंदुस्तान के वो हैं जो हिंदुओं के औलाद हैं, जो यहीं से कन्वर्ट हुए थे। फिर उसने एक बात और कही कि जो उसने बता आगे ये भी लिखा कि मैं भी उसी में से हूँ जो 5% है। उसने आजाद ने लिखा कि जो विदेशी हमलावरों के साथ आए अरब, तुर्क, मुगल, मंगोल, उनकी जनसंख्या हिंदुस्तान में 5% है। और फिर उसने लिखा मैं भी उन 5% में आता हूँ, क्योंकि आजाद जो थे वो अरब थे और मक्का के रहने वाले थे। तो फिर उसने एक लाइन और लिखी, लेकिन हमें हिंदुस्तान में रहते हुए इतने साल हो गए हैं कि अब हम जहाँ की मिट्टी में घुल मिल गए हैं। तो अब मैं पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं करता भाई, मैं केवल कश्मीर की बात करूंगा। कश्मीर में जो पॉपुलेशन है उसमें जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो 95% तो वहीं के लोग हैं। और आजाद 5% कहते हैं, मुझे लगता है 5% पूरे हिंदुस्तान के बारे में कहते होंगे। कश्मीर में 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं। और उनकी शिनाख्त कैसे हो सकती है कि ये बाहर के हैं, क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर के लोगों के मनोविज्ञान, उनके स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। उनकी शिनाख्त कैसे होती है कि भाई ये अंदर का है कि बाहर का है। तो मैं तो भाई पंजाब का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए शिनाख्त करनी थोड़ी मुश्किल है।
लेकिन मैं अपने कश्मीरी मित्रों को पूछता रहता हूँ कि भाई आप शिनाख्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते। वो कर तो लेते हैं लेकिन बताते नहीं। काम तो लेते हैं, ऐसी बात नहीं वो नहीं करते, लेकिन बताते नहीं। कहते बहुत समय हो गया है। मैं तो उनका कुछ स्वभाव बदला है नहीं, कहते उनका तो नहीं बदला, हमारा ही बदल गया है। तो मैंने कहा पता कैसे चलता है कि ये बाहर के हैं? कहते एक तो जिसके नाम के आगे सैयद लिखा हुआ है वो बाहर का है। क्योंकि देखिए जो सैयद हैं, जो हजरत मोहम्मद थे उनके जो दामाद थे अली सैयद खानदान के थे, तो सैयद वहां से फिर दुनिया भर में फैले तो कश्मीर में भी आए। और सैयद को एक बात क्रेडिट देना पड़ेगा, वो अपनी पहचान छिपाते नहीं। कई बार तो होता है ना, मैं मान लो अमेरिका में जाऊं, भाई रंग तो छुपा नहीं सकता, जैसा है भगवान ने दिया वैसे ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए 2 4 5 जनरेशन हो जाए तो ठंडे इलाके में रहूं तो शायद हो सकता है बच्चे ठंडे होने गोरे होने लगे, फिर वो अपनी पहचान भी छुपाने लगे, मान लो नाम ही उल्ट पुलट रखने शुरू करते हैं, फिर गोत्र भी हटा दें। लेकिन ये सैयद जो है इनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अपनी पहचान छुपाते नहीं, अपने नाम के साथ लिखते हैं। सैयद तो लिखते ही हैं, लेकिन जो सैयद नहीं लिखते वो शहर का नाम लिखते हैं, किस शहर से आए हैं। गिलानी है, गिलान से आए हुए हैं। हमदानी है, हमदान से आए हुए हैं। बुखारी है, बुखारा से आए हुए हैं। करमानी है, करमान से आए हुए हैं। अंदराबी है, अंदराब से आए हुए हैं। ये सब वहां से आए हुए, ओपनली कहते हैं कि हम भाई वहां के हैं, इसमें कोई डरने या छिपाने वाली बात नहीं है। जो मुगल हैं वो भी नाम के साथ लिख देते हैं। जो हमारे मित्र कश्मीर वाले वो जानते ही हैं कि बहुत से लिखते हैं अपने नाम के आगे मुगल भी लिखते हैं, और जो अपने नाम के आगे मीर लिखते हैं। अब भाई अहमद जी बैठे हैं, मैं तो कई बार पूछता हूँ कि आगे भी है वो बाहर गया, जब पीछे भी है वो, तो बताते नहीं, कहते तू गड़बड़ है। तो मैं पीछे अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट में इंटरव्यू ले रहा था, एक कश्मीर का लड़का आया था, उसके नाम के आगे मीर था। मैंने कहा भाई कुछ लोगों के पीछे भी मीर होता है। कहते जो पीछे मीर वाले हैं वो बाहर के हैं, हम अंदर के हैं। तो ये जो नॉन कश्मीरी हैं कश्मीर में, इनकी पॉपुलेशन 2-3% है, लेकिन पूरे कश्मीर पर इनका कब्जा है। कश्मीर की विधानसभा में 46 सीटें हैं, उनमें लगभग 50% सीटें इनके कब्जे में होती हैं। मैं किसी एक स्टूडेंट को मैंने कहा कि भाई तुम एक PhD में टॉपिक दे दो कि कश्मीर में जो सैयद, तुर्क और मुगल मंगोल हैं, नौकरियों में ये कितने हैं। आप सेक्रेटेरिएट में कभी सर्वे करवाइए, 70-80% यही लोग हैं। अब लोग इनको भी कश्मीरी मानते हैं, लेकिन ये अपने आप को कश्मीरी नहीं मानते। तो इसलिए कश्मीर को समझने के लिए ये 2-3 चीजें जानना बहुत जरूरी है कि कश्मीर का अर्थ क्या है। एक नुकसान जो हम भी कर रहे हैं और दूसरे लोगों ने भी किया, हम हिस्ट्री में एक शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, मैंने अब करना बंद कर दिया वैसे, कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हमले किए। PhD तक यही कहते रहते, हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हमले किए, हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हमले किए। पुरानी हिस्ट्री की किताबों में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। हिस्ट्री की पुरानी जो संस्कृत की किताबें जो दूसरी हैं उसमें लिखा है कि हिंदुस्तान पर अरबों ने हमला किया, हिंदुस्तान पर तुर्कों ने हमला किया, हिंदुस्तान पर मुगलों ने हमला किया। गुरु नानक देव जी की बाबरवाणी में आता है, जम कर मुगल चढ़ाया, कि हिंदुस्तान पर जमराज के समान मुगलों ने चढ़ाई की। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मुसलमानों ने हमला किया। और इसी प्रकार गुरु नानक देव ने लिखा कि स्थिति ये हो गई है कि जो हम लोग हैं और अंदर घर में बैठकर पूजा करते हैं और बाहर जाकर तुर्की भाषा बोलते हैं। तो जाने तुर्की भाषा उनकी है, फारसी भाषा उनकी है, अरबी भाषा उनकी है। गुरु नानक देव जी कहते बड़ा पाखंड है, अंदर बैठकर कुछ करते हो, बाहर बैठकर कुछ करते हो, उनकी जुबान बोलते हो। तो ये मैं 2-3 बात इसलिए कह रहा हूं भाई, कश्मीर को समझने के लिए ये रहस्य जानना बहुत जरूरी है। और अंग्रेजों ने आकर एक काम किया, उन्होंने कहा कि तुर्कों ने हमला नहीं किया, मुगलों ने नहीं किया, अरबों ने नहीं किया, मुसलमानों ने हमला किया। और हमने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, मुसलमानों ने हमला किया। उससे नुकसान क्या हुआ भाई? मुसलमानों के हमले तो शुरू हो गए थे, अरबों के हमले तो 712 में शुरू हो गए थे, महमूद गजनवी का 1100 के आसपास हो गया था, उसके बाद तो निरंतर होती रहे। तो इनके हमलों के कारण सब सिंधु क्षेत्र की लगभग 60-70% जनता कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन देवर इंडियंस, वो तो हमारे थे, जिसको मैं वो अबुल कलाम आजाद कहता है ना कि वो हिंदुओं के बाद हैं। वो तो ना अरब थे, ना तुर्क थे, ना मुगल थे, ना मंगोल थे, वो तो इंडियन थे। उन्होंने केवल मजहब बदल दिया था।
लेकिन हमने जब बार बार कहा, अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमानों ने हमले किए, तो पहले तो उन लोगों को पता ही नहीं पड़ा कि भाई हमने हमला कहाँ किया, हम पर तो हमले हुए। हमने फिर कहना शुरू किया मुसलमानों ने हमले किए, 1 बार कहा, 2 बार कहा, 10 बार कहा, 50 बार कहा। जब हमने 1000 बार कहा तो उनमें से किसी को शक पड़ गया कि हो सकता है हमने हमला किया हो। ये बार बार कह रहे हैं, ये हटते ही नहीं ये बात कहने से, तो हो सकता है हमने किया हो। जब एक बार दिमाग में ये बात आई कि हमने किया हो, फिर लगा होगा यदि हमने हमला किया तो हो सकता है हम बाबर के खानदान के हों, कि हो सकता है हम महमूद गौरी के खानदान के हों। तो ये जो बार बार ये अंग्रेजों ने शब्द क्वाइन किया कि मुसलमानों ने हमला किया, हमारी गुरबाणी में, हमारे शास्त्रों में, हमारी किताबों में जगह नहीं लिखा होगा। हमने तो कहा तुर्कों ने हमले किया। तो इस रहस्य को समझने के बाद अब मैं कश्मीर की बात करूंगा। जैसे मैंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह ने लास्ट में आकर कश्मीर को मुगल आक्रांताओं से और अफगानी हमलावरों से मुक्त करवा दिया। और अंग्रेजों ने इस हिस्ट्री को कैसे लिखा कि जो कश्मीरी थे वो इतने सदियों से गुलाम थे, पहले उनके गुलाम, फिर उनके गुलाम, फिर सिखों के गुलाम, फिर डोगरों के गुलाम। अब ये लिखने का स्टाइल गड़बड़ है, क्योंकि यदि हम कहते सिखों के गुलाम हुए, डोगरों के गुलाम हुए, कि कश्मीरी आमतौर पर कहते ना कि सब बाहर वाले हम पर राज करते रहे, तो डोगरे बाहर वाले कैसे हो गए? क्योंकि जब एरिया एक ही है, कश्मीर के लोग तो बाहर भी घूमते फिरते रहते हैं। एक बात और ध्यान में रखिए, जो बीमारी फैली हुई है, कश्मीर है चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ था, लोग आते जाते नहीं थे, ये बहुत गलतफहमी है। कश्मीरी हिंदुस्तान के हर हिस्से में थे और कई राजाओं के दीवान कश्मीरी थे, और महाराजा रणजीत सिंह की फौज में इतने कश्मीरी थे। और जब महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को आजाद करवाने के लिए सेना भेजी तो उसमें बहुत से कश्मीर के लोग भी थे। और इसलिए ये जो इम्प्रेशन है, और भाई जवाहरलाल नेहरू का तो खानदानी कश्मीरी था, और वो तो बहुत अर्सा पहले निकले हुए थे। ये सियादत हसन मांटो कश्मीरी था, जिसकी अब तक कहानी हम पढ़ते हैं। मोहम्मद इकबाल कश्मीरी था। पंजाब में जो सैफुद्दीन किचलू जो कांग्रेस की ओर से जलियांवाला बाग में था, वो कश्मीरी था। तो कश्मीरी आइसोलेटेड बिल्कुल नहीं थे, कश्मीरी सब जगह जाते थे, घूमते थे। लेकिन अब रणजीत सिंह ने जब इसको आजाद करवाया तो अंग्रेजों ने हिस्ट्री में ये लिखा कि भाई अफगानों से आजाद होकर कश्मीर के लोग सिखों के चुंगल में फंस गए। बस एक शब्द बदलने से गड़बड़ हो जाती है। आप महाराजा रणजीत सिंह ने जो काम किया उसको कश्मीर की मुक्ति भी मान सकते हो, यदि गलत शब्द प्रयोग करोगे तो फिर मुझसे महाराजा रणजीत सिंह के गुलाम हो गए भी लिख सकते हो। देखिए शब्द में सारी गड़बड़ होती है। उसके बाद फिर गुलाब सिंह का राज्य आया, तो फिर आप ये भी लिख सकते हो कि डोगरों ने हम पर कब्जा कर लिया। आप ये भी लिख सकते हो कि हम आजाद हो गए थे, फिर अपने लोग राज कर रहे थे। अंग्रेजों की एक खूबी थी, उन्होंने शब्दों का चयन बड़ा जबरदस्त किया, और शब्दों के चयन से उन्होंने सारी हिस्ट्री को गड़बड़ाने की कोशिश की। प्रिय मित्रों, महाराजा रणजीत सिंह से और डोगरों के साम्राज्य से पहले कश्मीर में मुगलों का राज रहा, फिर अफगानियों का रहा। उससे पहले किसका राज था? उससे पहले कश्मीर के मित्र तो जानते हैं भाई, शाह मीरी वंश का राज था, और फिर दर्दस्तान के चक्कों का राज रहा 40 साल। तो ये शाह मीरी जो थे ये कहाँ के थे? कुछ लोग कहते हैं ये चनाब वैली के थे, और जो बहुत विद्वान ज्यादा है वो स्वात घाटी के बताते हैं। तो स्वात घाटी भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि विदेशियों का राज था। चाके जो थे वो तो दर्दस्तान के थे, वो तो पहले बुद्धिस्ट ही थे। कश्मीर पर विदेशियों का राज शुरू हुआ मुगलों से, और मुगलों के बाद अफगानों से। और जब रणजीत सिंह ने उनको हरा दिया तो कश्मीर एक प्रकार से कहना चाहिए फिर आजाद हो गया। लेकिन आपने हिस्ट्री को चेंज कर दिया ये लेकर कि कश्मीरी इसके भी गुलाम रहे, उसके भी गुलाम रहे, उसके भी गुलाम रहे। पहले तो मैं समझता हूँ कश्मीर को लेकर के भ्रम दूर करना चाहिए। अब तीसरी बात, महाराजा रणजीत सिंह का जो राज था, अफगानों से सप्त सिंधु को मुक्त करवाने के बाद जब महाराजा रणजीत सिंह का राज कायम हुआ तो हिंदुस्तान में अंग्रेज आ चुके थे। उन्होंने लगभग सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। कोई छोटे से पोर्शन को छोड़कर पांडिचेरी था वो फ्रांस वालों का इंटर था, और ये आपका गोवा, दमन दीप ये पुर्तगाल वालों का इंटर था। बाकी देश पर मोटे तौर पर उनका राज था। लेकिन जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि उनके साम्राज्य से पंगा ले सके। उनको लगता था लड़ाई हुई तो भाई ये भी जीत सकता है, हम भी जीत सकते, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, तो रिस्क तो था ही। तो इसलिए जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहे तब तक उन्होंने उससे पंगा नहीं लिया। लेकिन जब रणजीत सिंह की डेथ हुई
तो फिर पंगा लेना ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमला कर दिया। अब भाई हिस्ट्री में आपस में कितनी लड़ाइयाँ हुई, किस प्रकार ने किसको मारा, आपस में एक दूसरे को मारते रहे। ये हमारे पंजाब का स्वभाव ही है कि थोड़ा एक दूसरे को ज्यादा मारते हैं, बार बार को कम मारते हैं। तो उसका जो परिणाम होना था वही हुआ और गवर्नमेंट का, साम्राज्य का पिया पांचा हो गया, अंग्रेजों के अंडर आ गया। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जब अंग्रेजों ने बाकी सारे इलाके पर कब्जा कर लिया तो कश्मीर पर कब्जा क्यों नहीं किया? भाई ये जब महाराजा रणजीत सिंह हार, उनके उत्तराधिकारी हार गए, फिर तो सारा अंग्रेजों के अंडर आ गया। फिर ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान जो राज्य बना, इस पर अंग्रेजों ने कब्जा क्यों नहीं किया? आराम से। और खास करके देखिए, चलिए मैं मानता हूँ कि जम्मू, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान तो फिर भी गुलाब सिंह के पास पहले ही था, महाराजा रणजीत सिंह ने उसको राजा बनाया हुआ था, लेकिन कश्मीर तो उसके पास नहीं था। तो कश्मीर को अंग्रेजों ने अपने पास क्यों नहीं रखा? अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन दिनों, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बिजनेस करती थी और उसके शेयर होल्डर भी थे, डिविडेंड देना पड़ता था। जब साल के बाद वो अकाउंट्स की किताबें बनती थी, लेजर बनता था, कैश बुक बनती थी, जो भी बंदा बनाता होगा उसमें उनको प्रॉफिट दिखाना पड़ता था और फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड देते थे। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम करती थी, जब हमला करती थी किसी राज्य पर, लड़ाई होती थी तो उसका भी काउंट रखती थी, कैश बुक में, डे बुक में उसको भी चलाती थी। उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा इस पूरी लड़ाई पर, तो भाई आप 1 करोड़ रुपया दीजिए। अब किसने 1 करोड़ देना था और किसने नहीं देना था? तो गुलाब सिंह को लगा कि ये तो मामला जा ही रहा है, तो उसने कहा कि भाई आप मुझसे ले लो, ये तो नहीं दे सकते, मुझसे ले लो। उनका आप देते 1 करोड़ रुपया। उसने बेचारे ने दाएं बाएं से कोशिश की होगी, उसने बहुत इकट्ठा किया तो 75 लाख निकले। उसने कहा भाई साहब ये 75 लाख से बनता काम? उन्होंने कहा भाई 75 लाख से तो थोड़ा ही बनेगा, ये चंबा और कुल्लू वगैरह जो लाहौल स्पीति कुल्लू है ये आपको नहीं देते, बाकी का आप ले लो। पर उसने 75 लाख दिए और कश्मीर जो है महाराजा रणजीत सिंह अपने गुलाब सिंह के पास आ गया। लेकिन अंग्रेजों ने कश्मीर को दिया क्योंकि इट वॉज नॉट सो इजी। देखिए कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान ऐसा इलाका था जहां से कोई रेवेन्यू बहुत ज्यादा आने की संभावना तो कम थी। गिलगित बाल्टिस्तान से क्या रेवेन्यू आना था? क्षेत्र पर बहुत था, लोग 10 थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने कहा बिजनेस फर्म थी, कंपनी थी, उसको प्रॉफिट भी दिखाना था। उस इलाके में फौज रखते और सेना रखते, उस पर खर्च होता और रुपए 10 बनते वहां से बिजनेस से। तो उन्होंने कहा भाई इसी को दे दो और इससे जितने पैसे बनते उतने कम से कम दे लो, और उसको उन्होंने दे दिया। कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह के अंडर आ गया। लेकिन बाद में अंग्रेजों को एक बात और लगी कि ये कम बात, गिलगित जो है ये तो रूस के साथ लगता है और रूस में कम्युनिस्टों का मामला बढ़ता जा रहा है और कहीं फिर कम्युनिस्ट उधर को आ गए और कश्मीर पर और गिलगित पर कब्जा कर लिया। रणजीत महाराजा तो क्या मुकाबला करेगा उसका, और उधर से तिब्बत पर भी रूस आ सकता है। इसलिए उन्होंने फिर महाराजा रणजीत सिंह अपने गुलाब सिंह के उत्तराधिकारी से कहा कि भाई ये गिलगित जो है ये तो हमें दे दो। तो वो थोड़ा विरोध करते रहे जितना भी कर सकते थे। महाराजा हरि सिंह तक मामला पहुंच गया तो उन्होंने कहा गिलगित हमें दो, रूस से खतरा है। तो रणजीत सिंह हरि सिंह पहले तो इनकार करता रहा जितना कर सकता था। फिर उन्होंने शेख अब्दुल्ला को खड़ा करके थोड़ा ड्रामा शुरू कर दिया, तो उधर जो भी जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसा है फलाना है, हिंदू मुसलमान ये सब ड्रामा कर, और महाराजा हरि सिंह के कंट्रोल से बाहर हो गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई आप ले लो, गिलगित ले लो, और उन्होंने 35 या 40 साल के लिए लीज पर गिलगित दे दिया, किराए पर दे दिया एक प्रकार से। तो वहां अंग्रेजों ने अपनी गिलगित स्काउट्स के नाम से अपनी फौज खड़ी कर दी। लेकिन एक बात ध्यान रखा, उसकी जो पेमेंट होती थी सरकार की वो महाराजा हरि सिंह को देनी होती थी। तो प्रिय मित्रों, ये जो स्टेट बनी जम्मू कश्मीर की, ये देखिए अभी तक अंग्रेज जब हिंदुस्तान पर आगे बढ़ रहे तो स्टेट्स को अबॉलिश करके मिला रहे थे अपने बीच में। ये लास्ट में अंग्रेजों ने खुद स्टेट बनाई। ये भी हिस्ट्री का अजीब विरोधाभास है कि अंग्रेजों ने खुद ही स्टेट नहीं बनाई, जबकि पहले वो स्टेट 1857 की लड़ाई इसीलिए हुई थी कि वो स्टेट्स को कब्जा कर रहे थे। उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, इसलिए लोग लड़ पड़े। लेकिन ये अंग्रेजों ने खुद स्टेट बनाई और बाद में उनको लगा कि गिलगित हमें होना चाहिए, उन्होंने ले भी दिया। लेकिन मैं इस बात पर स्ट्रेस करना चाहता हूँ, जिस वक्त जाने का वक्त आ गया, हिंदुस्तान से जाने का वक्त आया, तो अब हिंदुस्तान को छोड़ना है तो क्या किया जाए? एक तो उन्होंने कहा एक काम तो कर ही दिया जाए, हिंदुस्तान का जो लैंड रूट है उसको काट दिया जाए।
लेकिन ये जो हमारा पाकिस्तान बना हुआ है, प्रैक्टिकली मैं हिंदू मुसलमान समस्या से इसको कभी नहीं देखता। ये हिंदुस्तान का लैंड रूट काटने का मामला था। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, यदि पाकिस्तान ना होता तो मैं आपके जम्मू से बस लेकर, आप समझिए, दुनिया के किसी हिस्से में भी जा सकता था। क्योंकि जम्मू से बस लेकर अमृतसर तो जा ही सकता हूँ, अमृतसर से बस लेकर लाहौर, लाहौर से बस लेकर पेशावर, पेशावर से बस लेकर काबुल, काबुल से बस लेकर जाहिरान, और जाहिरान से बस लेकर तुर्की का इस्तांबुल, इस्तांबुल से पुल क्रॉस करके यूरोप, एशिया, अफ्रीका, जहां पर भी जाओ। ये हिंदुस्तान का लैंड रूट था, जिसको हम सिल्क रूट भी कई बार कहते हैं। ये सिल्क रूट जो सेंट्रल एशिया का सारा जो रास्ता था, सिल्क रूट कहलाता था। तो अंग्रेजों ने उसको तो बंद कर दिया कि हिंदुस्तान का व्यापार ना कम से कम चल। देखिए, व्यापार जो होता है वो लैंड रूट से होता है। भाई, आप जहाज से तो व्यापार कर नहीं सकते, आपने गट्ठे भेजने हैं किसी दूसरे देश को, तो जहाज से गट्ठे तो नहीं भेज सकते, कम से कम ट्रक से तो गट्ठे भेज सकते हो। लैंड रूट बंद कर दिया, और एक रूट अभी भी खुला था। ये गिलगित का वक्त जो था, जम्मू कश्मीर में आता था, और गिलगित यदि हिंदुस्तान के पास चला जाता तो फिर आपको पेशावर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो आप श्रीनगर से गिलगित होते हुए फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर सब जगह चले जाते। इसलिए हिंदुस्तान का लैंड रूट पूरी तरह काटना है, तो जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान में जाना चाहिए। लेकिन जाए कैसे, उसका भी काम किया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में 1947 में एक्ट पास हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत की स्वतंत्रता दिवस। वो कांग्रेस की सहमति से और मुस्लिम लीग की सहमति से पास हुआ था, क्योंकि अंग्रेज जहां जाने वाले थे तो उनको कोई ना कोई एक्ट बनाना था जिसके तहत वो जाते। तो उन्होंने कांग्रेस वालों से बड़ी सलाह मशवरा किया कि क्या क्या लिखना चाहिए, जिन्ना से भी किया। कांग्रेस ने स्टैंड किया कि ये जो स्टेट्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे ग्वालियर की है, चाहे भोपाल की है, चाहे मंडी की है, चाहे हमारे हिमाचल के रामपुर बुशहर की है, जो भी स्टेट है, चाहे जींद है, चाहे पटियाला है, इसमें ये लिखा जाए कि रियासतों के लोगों की ओपिनियन दी जाएगी कि आप किस में शामिल होना चाहते हो। तो जिन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। कांग्रेस का स्टैंड था कि डेमोक्रेटिक ढंग से लोगों से पूछेंगे कि आप कहां शामिल होना चाहते हो। जिन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है, जो राजा है वो बताएगा कि मैंने कहां शामिल होना है। कांग्रेस ने अंत तक लड़ाई लड़ी कि हम के राजा को अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, पब्लिक की आवाज के लिए लड़ रहे हैं, लोग ही सर्वोपरि हैं, सॉवरेनिटी लोगों के पास है, पीपल विल डिसाइड कि हमें कहां जाना है। तो अंग्रेजों ने कहा पीपल विल नॉट डिसाइड, जिन्होंने कहा पीपल विल नॉट डिसाइड। कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया और एक्ट में लिखा गया कि राजा डिसाइड करेगा उसको कहां जाना है। अब मैं कई बार सोचता था कि रिपब्लिक से क्या लाभ होने वाला था, कि भाई राजा डिसाइड करता है कि लोग डिसाइड करते हैं, वो तो जा ही गए थे, उनको इसमें क्या मिलने वाला था। ये बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, क्योंकि जाने से पहले भी क्या चर्चिल और क्या एटली और क्या बैटली जितने जो थे सब एक बात कहते थे कि हिंदुस्तान को तो हमने इकट्ठा रखा हुआ है, ये तो हिस्ट्री में कभी इकट्ठे रह ही नहीं सकते, ये तो लड़ते फिरते रहते हैं, इतनी कौमें, इतनी भाषा, इतने बड़ा देश, जहाँ तो इतनी जातियां, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऐसा, ये मार्शल रेस, ये नॉन मार्शल रेस, ये डबल मार्शल रेस, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा होता, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। उनको लगा कि यदि राजाओं को अधिकार दे दिया जाएगा तो हिंदुस्तान के 5-6 बड़े राजा जो अंग्रेजों के साथ थे उनको कह देंगे कि भाई कहीं मत शामिल हो जाओ, आजाद हो जाओ। तो बस हिंदुस्तान के बीच में 5-6 हैदराबाद वाला ही मानो आजाद रहता है, इधर भोपाल वाला भी नवाब साहब बड़ा अपने आप को बहुत खांटी मानते थे, वो भी आजाद रह जाते हैं, और 5-6 पकड़ में आ जाते हैं इस प्रकार के। तो हिंदुस्तान के बीच में जैसे होता है कि बॉडी में कैंसर का ट्यूमर हो जाता है, तो 5-6 जगह ट्यूमर हो गया तो 10-15 साल में हिंदुस्तान टूट जाएगा। फिर हम कहेंगे कि भाई हम तो पहले ही कहते थे, आप लोग राज करने के काबिल हो ही नहीं। तो इसलिए एक्ट में लिखा गया कि राजा डिसाइड करेगा। लेकिन यही बात भाई बाद में अंग्रेजों के गले की वो कहना चाहिए फांस बन गई। अब उनका वास्ता पड़ गया सरदार पटेल से। अब पटेल भी जिम्मेदार ही था, खांसी किसान था, तो उसने वही साम दाम दंड भेद, किसी को चमकाया, किसी को लहराया, किसी को डराया, किसी को धमकाया, और जितने थे सब हिंदुस्तान में शामिल हुए। 2-3 अड़े और हैदराबाद में लड़ा, और तो उसका उसने जैसा भी किया उसको मैं हिस्ट्री को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला जो था, जम्मू कश्मीर को अंग्रेज चाहते थे पाकिस्तान में शामिल हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक तो गिलगित का कारण था, और दूसरा कि उनको लगता था कि पाकिस्तान यदि वाइबल बनाना है
तो जम्मू कश्मीर लाजमी होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? उसका भी कारण था, कश्मीर की सीमा मिलती खैबर पख्तूनख्वा से, और ये कमबख्त खैबर पख्तूनख्वा जो था वहां 90% मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने वोटों में मुस्लिम लीग को हरा दिया था, कांग्रेस को जिता दिया था। 1946 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें एक ही मुद्दा था, मुस्लिम लीग कह रही थी कि पाकिस्तान लेकर रहेंगे, कांग्रेस कह रही थी कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बनने देंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में जिसमें 90 से लेकर 95% मुसलमान थे, जब वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेस वहां जीत गई और मुस्लिम लीग हार गई। अब भाई अंग्रेजों को लगा कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान ये भी खतरनाक है, और उन पठानों ने कही दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, इधर कश्मीर हिंदुस्तान में मिल गया तो 7 बजे खैबर पख्तूनख्वा हो जाएगा, पाकिस्तान से टूट जाएगा 15 दिन में, फिर तो पाकिस्तान की घेराबंदी हो जाएगी। तो इसलिए जम्मू कश्मीर हर हाल में पाकिस्तान में जाना चाहिए। देखिए हमारे बहुत से मित्र बोलते थे कि महाराजा हरि सिंह लेट हो गए थे, फलाना हो गया था, फलाना हो गया था। हरि सिंह बेचारे ने क्या लेट होना था, क्या पहले होना था। जो माउंटबेटन उस वक्त वायसराय था, लॉर्ड माउंटबेटन, अब तो किसी एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद ही लिखा है कि मेरी बहुत इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाए। ये आपके जो पठानकोट का अपने जम्मू पठानकोट के मेरचंद महाजन थे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, मेरचंद महाजन ने अपनी किताब में लिखा लुकिंग बैक में कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना और मैं गया दिल्ली में सभी से बात करने के लिए कि भाई मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ तो मुझे सलाह दीजिए क्या करना है। तो कहता मैं माउंटबेटन से मिला, माउंटबेटन ने कहा देखिए भाई मेरी इच्छा तो ये थी कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए, लेकिन अब नहीं पूरी हुई तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा यही थी। और बाद में जिन्होंने किताब लिखी थी फ्रांस के 2 राइटर थे, फ्रीडम एट मिडल नाइट था शायद किताब का नाम, डैनी लेफ्ट इंडिया, डैनी लेफ्ट कुछ ऐसा नाम था। उन्होंने फिर जाकर इंटरव्यू दिया था माउंटबेटन से, माउंटबेटन जिंदा था उस वक्त जब वो किताब लिख रहे थे। उन्होंने माउंटबेटन को पूछा, माउंटबेटन ने कहा देखिए इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, मेरी अखीर तक इच्छा ये थी कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो। तो अब भाई हिंदुस्तान का वायसराय जो है वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो। मैं तो महाराजा हरि सिंह को सैल्यूट करता हूँ कि वायसराय और गवर्नर जनरल के पूरे प्रेशर को उसने झेल कर भी पाकिस्तान में जाने से इनकार कर दिया। नहीं तो और कोई राजा जो बीकानेर वाला तो भाग ही रहा था भाई, बीकानेर वाला राजा तो और जोधपुर वाला राजा तो वो तो जिन्ना से जाकर मिल भी आए थे और थोड़ी गपशप भी कराए थे। ये तो पटेल को पता चल गया कि काम वक्त तो घूम रहे हैं, उसने गर्दन पकड़ी और उनको तुरंत शामिल किया। लेकिन ये महाराजा हरि सिंह तो पूरे इसका प्रेशर बर्दाश्त करता रहा माउंटबेटन का, और उन दिन तो माउंटबेटन वायसराय था और जिन्ना का भी, और जिन्ना ने अपने आप में बेटे हुए थे। उनमें से एक तो मेरचंद महाजन का मित्र ही था, कोई जज का बेटा था, लाहौर हाई कोर्ट के जज का। उसने मेरचंद महाजन को बताया, तो मेरचंद महाजन ने लिखा भी कि वो मेरे फ्रेंड का बेटा था और उसने इतनी बदतमीजी से मुझसे बात की कि इसको उम्र का भी लिहाज नहीं रहा, ये कैसे बात कर रहा है। उसने कहा देखिए मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं, इसको हरि सिंह को समझा दो कि या तो शामिल हो जाए, नहीं तो फिर हमला कर देगा, पर्चा कर देंगे, बाद में मत करना। तो जाने इतना प्रेशर महाराजा हरि सिंह बर्दाश्त करते रहे और पंडित नेहरू ने नहीं काम शुरू कर दिया। बाकी एक्ट में तो लिखा हुआ कि राजा डिसाइड करेगा कहाँ जाना है। भाई ये पंडित नेहरू की इच्छा से तो बना था। देखिए पंडित नेहरू तो इसमें ही वाज पार्टी टू दिस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कांग्रेस की सहमति से बना था। तो पंडित नेहरू तो खूब सहमत होते कि राजा के पास फैसला होगा कि किसमें शामिल होना है। बाकी सब जगह तो पंडित जी कहते रहे हाँ बिल्कुल ठीक है, राजा के पास है। जम्मू कश्मीर का मामला है तो पंडित जी ने और ही कहानी सुनानी शुरू कर दी, लोगों से राय ली जाएगी। जयप्रकाश नारायण ने बहुत बाद में लिखा, कहता मैं हैरान हूं कि ये स्टैंड तो पंडित जी को 1947 में लेना चाहिए था जब ये एक्ट बना था कि लोगों की राय ली जाएगी। उस वक्त तो आपने सरेंडर कर दिया कि जल्दी प्रधानमंत्री बन जाऊं, और उस वक्त सरेंडर करने के बाद आप जब जम्मू कश्मीर की बारी आई तो आप कहने लगे लोगों की राय ली जाएगी। अब भाई ये केवल जम्मू कश्मीर के साथ ही इतनी राय क्यों की गई कि महाराजा हरि जो एक्ट पावर देता महाराजा हरि सिंह को, और पंडित जी कहते कि नहीं महाराजा हरि सिंह की बात क्या है। पंडित जी ने चिट्ठी हुई महाराजा हरि सिंह को कि देखिए मैं आपको बहुत जरूरत से ज्यादा आपकी बात सुनता रहता हूँ, अदरवाइज आपके पास कुछ नहीं है। इंडिया में जब सेशन के ड्रामे में आपकी कोई पावर नहीं है, यू हैव कोई आपकी हैसियत ही नहीं है इसमें। तो लोग मेरे साथ हैं, शेख अब्दुल्ला मेरे साथ हैं। भाई शेख अब्दुल्ला के पास लीगल पावर तो नहीं थी। अब मुझे कोई भी, अब तो
भगवान की दया से वकीलों का ही राज है एक प्रकार से। कोई वकील तो बता ही सकता है कि जो एक्ट में लिखा है एक्ट के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, कि एक्ट को डिफाइन करके आप कुछ कर सकते हो। और महाराजा हरि सिंह हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पंडित जी ने शर्त लगाई हुई थी कि लोगों की राय ली जाएगी। अब बाद में पंडित जी ने एक और ही बात कहनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा मैंने लोगों की राय भी ले ली है। तो लोगों ने पूछा कि भाई जम्मू वालों ने खास करके पूछे भाई हमसे कभी बात नहीं हुई, किससे राय ले ली? कहते शेख अब्दुल्ला मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में शामिल होना है। तो लोगों ने पूछा कि पंडित जी ये मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ जम्मू कश्मीर जी आपको किसने बताया? अब पंडित जी भी कश्मीरी थे, कश्मीरी की बात समझता है। उसने कहा मुझे किसने बताना भाई, शेख अब्दुल्ला भी कश्मीरी, मैं भी कश्मीरी हूँ, मन की बात जानता हूँ, ही इज मोस्ट पॉपुलर लीडर। अब भाई जी अल्लाह जाने पंडित जी को जो ऐलान कैसे हुआ कि मोस्ट पॉपुलर लीडर एज पर एविडेंस इज कंसिडर्ड 1946 के लास्ट में जनवरी 1947 में जम्मू कश्मीर की प्रजासभा के लिए इलेक्शन हुए थे। प्रजासभा विधानसभा को कहते थे उसमें शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक सिंगल सीट भी नहीं पड़ी थी। और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि ये इसलिए नहीं पड़ी कि मैंने बाईकाट कर दिया था। अब भाई बाईकाट तो आदमी तभी करता है जब उसको पता हो कि लोगों ने मेरा बाईकाट कर दिया है। यदि मुझे पता लगे कि मैं एमएलए चुना जाऊंगा तो मैं बेवकूफ होऊंगा तो बाईकाट कर दूंगा। यदि मुझे शक पड़ जाए कि कोई म्यूनसिपलिटी का मेंबर ही मुझे चुनेगा, एमपी एमएलए तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो मैं यही करूंगा कि भाई साहब मैंने बाईकाट कर दिया है, मैंने देख लिया है, बड़ा गुंडागर्दी हो रही है, ऐसा हो रहा है, मैं तो नजदीक नहीं भटकूंगा। अभी जो एमसी बड़े बाईकाट करते रहते हैं ना, पीडीपी बड़े बाईकाट करते रहते हैं। मैं कई बार कहता हूँ जी इसलिए बाईकाट करते हैं, इनको पता चली आम कश्मीरी वोट देने निकल आया तो इनको वोट बिल्कुल नहीं देगा, इसलिए ये बाईकाट कर देते हैं। और बाईकाट करने के लिए आतंकवादियों से मिल जाते हैं कि तुम बंदूक लेकर खड़े रहो तो वोट न जाना है। वो कहते भाई साहब बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो 500-700 के हमारे लोग हैं जो वोट डाल देंगे, बस 500 से एमएलए बन जाता है, 600 से एमपी बन जाता है और बाईकाट पूरा है, पब्लिक साथ है, मोस्ट पॉपुलर लीडर है। तो शेख अब्दुल्ला उसी कैटेगरी के मोस्ट पॉपुलर लीडर थे। अब एक सिंगल एमएलए उसका विधानसभा में नहीं था। और दूसरा देखिए शेख अब्दुल्ला किस में पॉपुलर थे वैसे भाई पे? जम्मू में तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं पॉपुलर हो सकते। हाँ जम्मू में कुछ कम्युनिस्ट थे उनके साथ थे, जम्मू में कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी के जो थे वो उनके साथ थे, लेकिन कम्युनिस्ट तो इंडिया के साथ नहीं थे। भाई 1947 जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कम्युनिस्ट तो इंडिया को छोड़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिल गए थे, इसलिए वो शेख अब्दुल्ला के साथ थे या नहीं साथ थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। जम्मू वाले शेख अब्दुल्ला को पूछते नहीं थे। और लद्दाख में तो शेख अब्दुल्ला इतने पॉपुलर थे कि जब पंडित नेहरू ने बार बार कहना शुरू किया कि शेख अब्दुल्ला को पावर दी जाएगी तो लद्दाख बड़े अलर्ट हो गए कि इस परिमाण का भरोसा कुछ नहीं, इसी को दे दे। उन्होंने एक रेगुलेशन पास किया कि भाई साहब बाकी सब बातें ठीक है, पावर चाहे इसको दे दो चाहे को रख लो, लेकिन लद्दाख को पंजाब के साथ शामिल कर लो। ये रेगुलेशन लद्दाख वालों का LBA का लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रस्ताव रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा हमें पंजाब के साथ शामिल कर दो, हम इनके साथ नहीं रहना चाहेंगे मोस्ट पॉपुलर लीडर के साथ। तो लोगों ने पूछा कि पंजाब के साथ आप कैसे जा सकते हो? कहा पंजाब, लेकिन भाई जो आप लोग जानते हैं कि उन दिनों लाहौल स्पीति जो था वो पंजाब में था और लाहौल स्पीति की सीमा लद्दाख से लगती थी। तो उन्होंने कहा हम पंजाब के साथ चले जाएंगे, मोस्ट पॉपुलर लीडर के साथ नहीं जाएंगे। और गिलगित बाल्टिस्तान में शेख अब्दुल्ला का क्या था वैसे भाई? गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग थे वो शिया मजहब को मानने वाले थे और शेख अब्दुल्ला मुसलमान थे। और शिया मजहब वालों का और मुसलमानों का उतना ही प्यार है जितना आजकल आप पाकिस्तान में देखते ही हो। वो बेचारे नमाज पढ़ने बाद में जाते बम पहले फूटता है और वो 20 जाते हैं 3 बात बज कर आते हैं और लोग पूछते भाई साहब इनकी मस्जिद में ये बम पटाखे क्यों फोड़ रहे हो? कहते जी नमाज क्यों पढ़ते हैं? वो कहते नमाज क्यों पढ़ते हैं? इनका मजहब कहते इनका मजहब तो शिया मजहब है, ये तो मूर्ति पूजा करते हैं। मतलब मूर्ति पूजा कैसे करते हैं? ये ताजिया निकालते कहते हैं हुसैन की स्मृति में ताजिया निकालते, उस पर शीर नहीं चढ़ाते हैं, उस पर वो क्या नाम शरबत चढ़ाते हैं, फिर जो लोग आते हैं उनको प्रसाद के रूप में बांटते हैं। तो हुसैन का मूर्ति नहीं तो और क्या है? अब शिया कहते ठीक है भाई हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे, हुसैन को नहीं छोड़ सकते, आप उसको मूर्ति मान लो मूर्ति मान लो। तो कहते ठीक है आप अगर मूर्ति पूछो हम भी पूछेंगे। तो शिया गिलगित बाल्टिस्तान का शिया शेख अब्दुल्ला के साथ कब था? और शेख अब्दुल्ला के साथ था कौन वैसे? भाई जम्मू कश्मीर का जो नॉन कन्वर्टेड कश्मीरी था, मैं कश्मीरियों को 2 हिस्सों में बांटता हूँ, कन्वर्टेड कश्मीरी और नॉन कन्वर्टेड कश्मीरी। जो नॉन कन्वर्टेड कश्मीरी था वो शेख अब्दुल्ला के साथ कहाँ था? और शेख अब्दुल्ला का भाई एक बात और आप यदि बुरा ना माने,
ये शेख अब्दुल्ला का जो परिवार था, ये रघुराम के बेटे हैं। रघुराम कौल थे, ये सारी औलाद उनकी है, रघुराम कौल की औलाद है। और मुझे लगता है रघुराम कौल ने बेचारे ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो औलाद इस प्रकार का काम करेगी। रघुराम कौल किसी सैयद के चक्र में आकर मुसलमान हो गए थे, इस्लाम में चले गए थे, लेकिन उस भले मानस ने अपना नाम नहीं बदला था। अब वो कोई डर से हो गया, जब जो भी किसी सैयद ने कोई घुंडी कमा दी होगी, कोई पेंच कमा दिया होगा, वो बेचारा मुसलमान हो गया, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बदला। तो जब उसका बेटा हुआ तो अब भाई उसको लगा कि कश्मीरी जो है हांजी भी हैं, बादल भी हैं, और जो दूसरे हजाम भी हैं, नाई भी हैं, सोफी भी हैं, और हम तो पंडित हैं। तो अब जब हम मुसलमान हो गए तो फिर तो हांजी के साथ ही बैठना पड़ेगा। तो हांजी के साथ तो नहीं बैठ सकता भाई, तो फिर तो बादल के साथ भी बैठना पड़ेगा, वो उसके साथ कैसे बैठे? तो उन्होंने पता किया कि भाई ये मुसलमानों में सबसे बड़ा कौन होता है? उन्होंने कहा सब सैयद होते हैं। तो पहले तो सोचा कि सैयद ही नाम रख दिया जाए, तब भी काम चल जाएगा। तो गांव वालों ने समझाया होगा कि भले मान रख भी दोगे, गांव वाले तो जानते हैं तुम सैयद नहीं हो, तुम अरब नहीं हो, तुम तो शुद्ध कश्मीरी हो, सैयद लिखने से कुछ नहीं बनेगा। वैसे कुछ लोगों ने ऐसा किया। ये हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होते थे, अब अहमद जी कहेंगे वाइस चांसलर का मामला शुरू हो गया। मुनीस रजा थे, वो अपने आगे लिखते थे सैयद मुनीस रजा। तो लोगों ने पूछा पंडित जी आप तो त्रिपाठी हो, वो त्रिपाठी पंडित थे, तो त्रिपाठी हुआ आप ठीक है मुसलमान हो गए हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कभी औरंगजेब ने गर्दन पकड़ ली होगी, आप हो गए, तो लेकिन तुम सैयद कैसे हो गए? वो कहते भाई ऐसा है, हम जब मुसलमान हो गए तो आप पता किया कि भाई जिस मोहल्ले में जा रहे हैं उस मोहल्ले में सबसे ऊंचा कौन है? तो उन्होंने कहा उसमें तो सैयद है। तो वो कहता हमने भी सैयद ही लिखना शुरू कर दिया। अब सैयद मुनीस रजा हो गए। तो वो तो यूपी के थे भाई, बड़ा प्रदेश था, गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले होंगे, किसी को क्या होता असली सैयद है कि नकली सैयद है, लेकिन कश्मीर तो छोटा सा था, गांव वाले तो जानते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई सैयद तो हो नहीं सकते, लेकिन हांजी तो कम से कम हमारे पास नहीं बैठेगा। तो उसने कहा हम शेख हैं, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो गए। आम कश्मीरी से अलग दिखने के लिए वो मोहम्मद अब्दुल्ला रहकर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो गए। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ फिर शेख ही थे, जे हांजी, जे बादल, जे नाई, जे हजाम, जे सोफी, ये तो नहीं थे, क्योंकि इनके साथ तो शेख साहब बैठने को बड़ा मानते थे। और कश्मीर में देखिए एक बात समझिए, कश्मीर में ये जो मैंने कहा 2-3% सैयद और ये सारे लोग हैं, मैं इसको STM कहता हूँ, सैयद, तुर्क और मुगल मंगोल। ये पहले जब शेख ने हल्ला जाना शुरू किया कि STM उनके साथ हो गया, क्योंकि इनको लगा कि STM हम तो 2-4% है, महाराजा हरि सिंह का क्या बिगाड़ सकते हैं, ये जो कश्मीरी हैं ये तो 95% हैं, ये खिलाफ हो जाएंगे तो हरि सिंह को उखाड़ फेंकेंगे। तो STM ने उनका समर्थन किया, लेकिन जब उनको लगा कि ये कश्मीरी आगे बढ़ रहा है तो फिर उन्होंने उसको डांटा कि भाई थोड़ी बात में रहो, लीडर हम हैं, तुमने पीछे चलना है। लेकिन उसने भी कहा भाई लीडर हम हैं। फिर आपके ध्यान में होगा जामा मस्जिद का जो मीर वाइज था, बाद में पाकिस्तान में चला गया था, उसने जामा मस्जिद में भाषण किया कि वो एक पंडितों का लड़का जो अपने आप को मुसलमान बताता है, ना उसके दाढ़ी है, ना वो अपने क्या नाम कपड़े उस प्रकार के पहनता है, और कुरान शरीफ उसको आता नहीं, और वो भी अपने आप को मुसलमान बताता है। अब यदि वो मस्जिद में आया तो उसके जूते लगाए जाएंगे। और जो कश्मीरी उसका ही बाप निकला, उसने पहले तो 100-150 आए थे कुरान की मुंह जबानी याद कर ली और दाढ़ी रखनी शुरू कर दी और कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया। फिर जब भाषण करता था तो 10 आयतें बोलता था पहले। तो फिर लोगों ने कहा कश्मीरियों और STM में झगड़ा शुरू हो गया। लोगों ने कहा जो मीर वाइज मुफ्ती इमाम पीरजादे हैं ये बकरा पार्टी है, दाढ़ी रखते थे भाई, ये बकरा पार्टी है, और ये जो कश्मीरी जो शेर है कश्मीर, ये तो कश्मीरी शेर हैं। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने सत्ता के लिए बाद में कश्मीरियों की पीठ में छुरा मारा और इनके साथ कर दिया। कश्मीरियों का बात सिंधी यही है, उनके अपने लोग उनके साथ छुरा मारते हैं। सूहा भट्ट जो था, सूहा भट्ट को तो कश्मीरी तो जानते हैं भाई, वो तो कश्मीरी था, वो शहीदों के साथ मिल गया और उसने शहीदों के साथ मिलकर सबसे पहले कश्मीरियों को मारा। ये कश्मीर की ट्रेजेडी है, कश्मीरी को मारता है। महाराजा हरि सिंह, देखिए मैं महाराजा हरि सिंह ने जो किया, ही वाज टोटली इन फेवर ऑफ इंडिया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके रास्ते में सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है मेरे 40 मिनट थे, लोगों ने घड़ी देखनी शुरू कर दी है, मैं भी अपनी बात खत्म नहीं कर रहा हूँ बस। महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ मिलने के लिए उसके पास, देखिए उसके पास अल्टरनेटिव भी कोई नहीं था।
पाकिस्तान में वो जा नहीं सकता था और हिंदुस्तान में शामिल होने के सिवा उसके पास क्या अल्टरनेटिव था। और पंडित जी डाटा लेकर खड़े थे कि तुम पहले अपनी पावर शेख अब्दुल्ला को ट्रांसफर करो, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। तो उसने कहा भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैंने इसको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाना, फिर मैं आजाद रह लूंगा। बस एक बार उसके मुंह से निकला नहीं फिर मैं आजाद रह लूंगा। पट्टों ने हिस्ट्री में यही डालना शुरू कर दिया, महाराजा हरि सिंह तो आजाद रहना चाहते थे। भाई तुम रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे, तुम शेख अब्दुल्ला को पावर देना चाहते थे। और कई लोगों ने कहा भी नेहरू को कि भाई आप इतना पंडित जी इतनी जल्दी में क्यों हो, जब जम्मू कश्मीर इंडिया में शामिल हो गया फिर तो इलेक्शन हो गई, फिर यदि मोस्ट पॉपुलर लीडर हुआ तो फिर अपने आप जीत जाएगा, जैसे बाकी स्टेटों में हुआ। भाई महाराजा पटियाला शामिल हो गए, जींद शामिल हो गया, हमारा हिमाचल का मंडी शामिल हो गया, बाद में इलेक्शन हुए तो राजा वीरभद्र सिंह जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए। ग्वालियर की स्टेट शामिल हुई तो वो इलेक्शन हुआ पर जीत गए, वो भी कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया। जयपुर का महाराजा शामिल हुआ, वो भी एमएलए बन गया। तो ये जो आपका मोस्ट पॉपुलर लीडर है इसको भी डेमोक्रेटिक ढंग से आने दो। उन्होंने कहा भाई डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं, मोस्ट पॉपुलर तो है पर लोग चुने न चुने कोई भरोसा नहीं, इसलिए पहले इसको पावर देखा जाए। एंड ही रिफ्यूज्ड। उसने कहा मुझे पावर नहीं दे सकता। तो फिर तो पाकिस्तान ने देख लिया कि पंडित जी डंडा लेकर खड़े हैं और महाराजा हरि सिंह को शामिल नहीं होने दे रहे, और इसलिए यदि अटैक कर दिया जाए तो फिर हम जबरदस्ती जीत लेंगे। और प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ ये जो अटैक भी हुआ, यदि जवाहरलाल नेहरू इस पचड़े में ना पड़ते कि इसको पावर दी जाए और इलेक्शन के बाद वो जीत जाता, चाहे मुख्यमंत्री बनता, प्रधानमंत्री बनता, राष्ट्रपति बन जाता, वो उसका भाग्य था। यदि पंडित जी शुरू में ना डरते तो शायद पाकिस्तान अटैक ही ना करता। जब पाकिस्तान को लगा कि पंडित तो डटे हुए हैं और महाराज किसी ढंग से शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे नहीं, उन्होंने हमला कर दिया। और मैं कई बार सोचता हूँ हमला भी उन्होंने क्या किया, ये ब्रिटिश पॉलिसी थी, क्योंकि जिस वक्त हमला हुआ पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी अंग्रेज था, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ भी अंग्रेज था, और दोनों की ज्वाइंट कमांड का आर्मी चीफ भी अंग्रेज था। और अब जो एविडेंस आ रहे हैं, जो उनके खतों खतात मिल रहे हैं, वो आपस में सलाह करके निर्णय करते थे कि कहाँ तक आगे बढ़ना है, कहाँ तक नहीं बढ़ना है। और गिलगित बाल्टिस्तान तो उन्होंने पहले झटके में ही वो स्काउट को लेकर, वो जो ब्राउन था उसको लेकर वहां उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा फेंका और पाकिस्तान का झंडा लहराया, गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान में ले लिया। और गिलगित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है उसके बारे में पंडित जी ने क्या लिखा हुआ, मैंने अपनी किताब में कोट भी किया हुआ है। पंडित जी ने अपनी सिस्टर को लिखा हुआ है, विजय लक्ष्मी पंडित को, कि यदि मुझे किसी लेवल पर पाकिस्तान के साथ समझौता करना ही पड़ा तो मैं गिलगित पाकिस्तान को देने को तैयार। और आज ये जो पाकिस्तान का CPES जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और वन बेल्ट वन रोड बन रहा है, ये सारा गिलगित से होकर निकल रहा है। और पाकिस्तान भी उसकी इंपॉर्टेंस जानता था, अंग्रेज भी उसकी इंपॉर्टेंस जानते थे, चीन भी उसकी इंपॉर्टेंस जानता था, लेकिन केवल इंपॉर्टेंस नहीं जानते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते थे। और महाराजा रणजीत सिंह उसकी इंपॉर्टेंस जानते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने गिलगित और बल्तिस्तान गुलाब सिंह की सहायता से जो आजाद करवाया वो इसीलिए करवाया था ताकि हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके। मतलब जो महाराजा रणजीत सिंह कर गए, जो गुलाब सिंह कर गए, जो उन्होंने हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कोशिश की और इतना कुछ किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर पाए। उसने कहा मैं तैयार हूँ, गिलगित देने के लिए तैयार हूँ। और प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ हम सब लोग इस हिस्ट्री को जानते हैं। जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया, महाराजा हरि सिंह ने फिर दिल्ली में मैसेज भेजा कि आर्मी भेजी जाए। तो उन्होंने कहा आर्मी तो भेजेंगे, पहले शेख अब्दुल्ला को पावर दो। महाराजा हरि सिंह ने सक्सेशन पेपर पर साइन करके भेज दिए और भारत सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। और बाद में वो मेनन आए, जम्मू में आए और स्वीकार नहीं किया। और महाराजा हरि सिंह के पास नेहरू ने मैसेज भेजा कि जो तुमने चिट्ठी लिखी हुई है कि हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं, उसमें ये लाइन भी लिखो कि शेख अब्दुल्ला को पावर ट्रांसफर की जाती है। तो किसी ने शायद आपके मेरचंद महाजन ने कहा वहां कि जब तक ये होगा तब तक तो वो कब्जा कर लेंगे। तो नेहरू का हम छुड़ा लेंगे, आप चिंता न करो, लेकिन पहले शेख अब्दुल्ला को पावर मिल जाए। फिर महाराजा हरि सिंह ने दोबारा चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उसमें डेट जम्मू में जारी हुई है, क्योंकि सेशन के जो पेपर वो श्रीनगर से गए थे, फिर महाराजा हरि सिंह जम्मू में आ गए थे। वो जो लेटर 26 तारीख पड़ा उसमें जम्मू लिखा हुआ है। उसमें फिर महाराजा हरि सिंह ने लिखा कि मैं शेख अब्दुल्ला को एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर रहा हूँ। और तब जाकर हिंदुस्तान ने आर्मी वहां भेजी
और यदि हिंदुस्तान जी नेहरू पहले मान जाते तो शायद इतना एरिया भी ना दे पाते। लेकिन चलिए, मैं इस बहुत बहस में नहीं पड़ता, लेकिन एक बात जो गड़बड़ हुई, जिस वक्त हिंदुस्तान की आर्मी कश्मीर का बाकी हिस्सा छुड़ा रही थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन की एक इच्छा थी कि जाने से पहले जितना एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है वो पाकिस्तान के कब्जे में थे। अभी हिंदुस्तान की आर्मी बढ़ रही थी आगे, तो उसको रोका कैसे जाए? तो फिर उसने महाराजा अपने इसको नेहरू जी को समझाना शुरू किया। अब मुझे ये नहीं समझा, तो वो खुद समझाते थे जो लेडी माउंटबेटन से समझाते थे, क्योंकि ये हिस्ट्री में अजीब रहस्य है। एक उसकी बेटी ने किताब लिखी है, इसकी लेडी अपने क्या नाम इसका, माउंटबेटन की बेटी की किताब है, पीछे मार्केट में आई थी 2-3 साल पहले। उसने लिखा हुआ वो 3 लाइनें इस सारे पेज को सुलझाती हैं। उसने लिखा हुआ, उसकी बेटी ने, पामीला माउंटबेटन, शायद उसका क्या नाम था मेरे ध्यान में नहीं, उसने लिखा कि हम सुबह नाश्ता सारा परिवार इकट्ठा करते था। सारा परिवार जाने, लॉर्ड माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन और उसकी बेटी पामीला। तो पामीला लिखती है कि लॉर्ड माउंटबेटन मेरी माँ को बताते थे आज मैं क्या क्या करूंगा, वो सिर्फ मिनिस्ट्री में ये काम हो, उसमें जो भी काम होते होंगे, और मेरी माँ उसको बताती थी कि आज मेरा रेड क्रॉस में ये है, क्योंकि शी वाज वेरी सोशल सर्विस टाइप की लेडी थी, और जो उधर से लोग उजड़ कर आ रहे थे जैसा उनको बसाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए वो काम करती रहती थी। वो बताती थी कि आज मैं ये करूँगी, ये करूँगी। फिर वो पर महिला लिखती है, फिर मेरे पिता यदि कश्मीर पर नेहरू से कोई बात मनवानी होती थी तो मेरी माँ को कहते थे इस इशू पर उससे बात कर लेना। तो ये जो हिंदुस्तान इस केस को लेकर यूएनओ में चला जाए, ये किसने समझा दिया पंडित जी को? क्योंकि शेख अब्दुल्ला भी नहीं चाहते, शेख अब्दुल्ला अगेंस्ट, वो नहीं चाहता था कि यूएनओ हो जाए, क्योंकि वो तो अपने आप को मोस्ट पावरफुल लीडर था, भाई उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। तो पंडित जी को किसने समझा दिया कि यूएनओ में चला जाए? पटेल ने बाद में कहीं माउंटबेटन को लिखा हुआ है, भाटिया जी जानते होंगे, उसने जब माउंटबेटन जाने लगे तो पटेल ने लिखा हुआ है कि तुमने नेहरू को मिसगाइड करके यूएनओ दिखवा दिया, और माउंटबेटन ने स्वीकार किया हुआ इस बात को। लेकिन माउंटबेटन का काम इतने से बंद चलता नहीं था। अब यूएनओ ने सीज फायर वाला को रेजुलेशन के पास कर दिया कि जो जहां सेना है रुक जाए। तो अब पंडित जी में इतना दम नहीं था कि भाई इसको स्वीकार कर लें, क्योंकि इंडियन आर्मी तो याद करवा रही थी। तो फिर भाई लगे रहे, दोनों ही पति पत्नी लगे रहे, पंडित जी करो करो। तो पंडित जी ने बिना आर्मी को कॉन्फिडेंस में दिए 1 जनवरी 1949 को सीज फायर कर दिया। मैं बिना आर्मी को इसलिए कहता हूँ, यदि आर्मी को कॉन्फिडेंस में लेते तो आर्मी शायद ये बता सकती थी कि ये एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे दर्रा हाजी पीर का है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ले लेने दीजिए, बाकी फिर आप करते रहना जो करना। उसने बिना आर्मी को कॉन्फिडेंस में लिया। तो मित्रों, मैं समझता हूँ इस हिस्ट्री को खिलाने का केवल एक ही कारण है कि आज कश्मीर में जो एसटीएम वर्सेस कश्मीरी का झगड़ा है। देखिए, बेसिक झगड़ा वहां एसटीएम वर्सेस कश्मीरी है, बेसिक झगड़ा वहां हिंदू मुसलमान का नहीं है। जो दूसरे कन्वर्टेड कश्मीरी हैं वो एसटीएम से संत्रस्त हैं। एसटीएम कम वक्तों को उठ पटांग बातें मस्जिदों में समझाते रहते हैं, यदि ऐसा किया तो तुम्हारे सांप निकल आएगा, ऐसा किया तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा, ऐसा किया तो ये हो जाएगा, एग्जाम में फेल हो जाओगे। जो अंधविश्वास, रूढ़ियां और उठ पटांग बातें हैं वो सब जगह समझाते हैं। तो आम कश्मीरी बेचारा उनसे डरा रहता है। और फिर आम कश्मीरी को एक और बात लगती है कि जब हिंदुस्तान की सरकार ही गिलानियों से बात करती है तो हमारी बात क्या है? हिंदुस्तान की सरकार यदि वहां गुजरों से बात करे, वो शिया से बात करे, आम कश्मीरी से, हांजियों से बात करे, जिनके नाम के पीछे शेख है उनसे बात करे। नाम के पीछे शेख तो आप सुनते हैं ना भाई, जो दलित समाज के लोग हैं, श्रीनगर में पूरी बस्ती है उनकी, उनको बस्ती शेखा कहते हैं, वो सब चमार हैं, हरिजन हैं, उनको कोई नहीं पूछता। ये जो एसटीएम है, गवर्नमेंट बात ही एसटीएम से करती है। जितने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के वो सब एसटीएम थे, शेख अब्दुल्ला को छोड़कर बाकी जितने चीफ मिनिस्टर सब एसटीएम थे। और जब गवर्नमेंट ही एसटीएम से बात करती तो आम कश्मीरी को कौन पूछेगा? इसलिए मेरा ये कहना है कि आम कश्मीरी जो है, ही मे बी कन्वर्टेड, ही मे नॉट बी कन्वर्टेड, आम कश्मीरी एसटीएम से त्रस्त है। हमें एसटीएम का शिकंजा हटाना चाहिए जम्मू कश्मीर से, फिर आम कश्मीरी अपनी भाषा बोलेगा। अभी आम कश्मीरी अपनी भाषा नहीं बोलता, वो बोलने नहीं देते। कश्मीरी भाषा को तो खत्म ही कर दिया भाई।
अब सरकारी दफ्तरों में तो कश्मीरी की बात ही छोड़िए, कोई पढ़ा लिखा आदमी कश्मीरी बोलना अपमानजनक समझता है। और कश्मीरी शारदा स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, अब वो फारसी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। इन्होंने तो वैसे मैं आपको बताऊं, एसटीएफ ने तो पूरे सब सिंधु क्षेत्र की सब स्क्रिप्ट खत्म कर दिए थे। ये तो फिर मैं 10 गुरु परंपरा के गुरुओं की बात करता हूं कि पंजाबी भी इन्होंने फारसी स्क्रिप्ट में लिखनी शुरू कर दी थी, बलोची भी फारसी स्क्रिप्ट में, हिंदी भी फारसी स्क्रिप्ट में, पश्तो भी फारसी स्क्रिप्ट में, कश्मीरी भी फारसी स्क्रिप्ट में, भोटी भी फारसी स्क्रिप्ट में, बाल्टी भी फारसी स्क्रिप्ट में। ये तो 10 गुरु परंपरा का जो गुरु परंपरा चली, इन्होंने फारसी स्क्रिप्ट को हटाकर जो पंजाबी की मूल लिपि गुरुमुखी लिपि थी उसको दोबारा स्टैब्लिश किया। ऐसा नहीं कि गुरुमुखी गुरुओं ने बनाई थी, लिपि बहुत पुरानी है। ये टांकरी और ये सारी जो संस्कृत और शारदा स्क्रिप्ट है, ये लगभग गुरुमुखी स्क्रिप्ट के साथ की है, बहुत पुरानी है। लेकिन इन एसटीएम ने उन लिपियों को खत्म करके फारसी लिपि थोप दी, तब गुरुओं ने दोबारा गुरुमुखी लिपि को रिवाइव किया और वो बच गई। लेकिन कश्मीर में कोई रिवाइव करने वाला नहीं था, आज शारदा लिपि खत्म हो गई। प्रिय मित्रों, इसलिए मैं समझता हूं असली लड़ाई जो कश्मीर में है, महाराजा हरि सिंह ने तो जो काम करना था कर दिया। उसने तो जितना प्रेशर बर्दाश्त करके सब कुछ करके उसने तो हिंदुस्तान में शामिल हो गए, लेकिन उसके बाद का काम तो हमारी सरकार को करना था। बाद का काम हमारी सरकार ने नहीं किया। और रात ने एक काम क्या किया, जाते जाते पट्टों ने 370 का उसमें पेंच डाल दिया। 370 के पेंच का इतना नुकसान हुआ। शुरुआत में होता है कि भाई कई बार हम कहते हैं स्कूल 4 दिन के लिए बंद है, तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि 4 दिन के लिए बंद है। अब जब से कोरोना हुआ ना, शुरू में टीचर को लगता था 4-5 दिन के बाद जाना पड़ेगा। अब लगभग 1.5 महीना हो गया, फिर लगता है कि अभी शायद जाना पड़ेगा। आप पता क्या कहते हैं, भाई साहब ये ऑनलाइन ही पढ़ाई हो सकती पक्की, ये ऐसा तरीका नहीं निकल सकते कि पढ़ाई ऑनलाइन ही बहुत ज्यादा जबरदस्त कहते हैं। उसमें सब वीडियो भी दिखता है, ये भी दिखता है, वो भी दिखता है। तो जब 70 साल से धारा 370 फांसी हुई है, तो उनको सचमुच ही लगने लगा कि हम कहीं स्पेशल टाइप के लोग तो नहीं है। तो भाई लिखा हुआ टेम्परेरी, और इतनी जो गलतफहमी हुई, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जजों ने ही उन्होंने जजमेंट देनी शुरू कर दी। एक जजमेंट आई थी ना, वो मुझे भले मानस का नाम भूल गया, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर पार्लियामेंट है, ही वाज जज ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। उस भले मानस ने क्या लिखा कि ये आर्टिकल 370 तो जम्मू कश्मीर को सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर करता है। तो भाई लोगों को लगा कि ये तो मामला बढ़ता जा रहा है, मुआवजे थोड़ी थी, लेकिन 70 साल से बीमारी दूर फैलती कि और फैल गई तो और गड़बड़ होगी। इसलिए महाराजा हरि सिंह ने जो काम किया था वो हिस्ट्री में नंबर 1 का था। और आर्टिकल 370 को हटाकर जो काम हुआ है, वो बीमारी जो शेख अब्दुल्ला और माउंटबेटन दंपति और जो नेहरू जी ने मिलकर कर डाल दी थी, उसको अब निकाला गया है। अब जहर धीरे धीरे निकल रही। भाई पुरानी जहर हो तो लोग कहते हैं नमक के गरारे करो, ताजी जहर हो तो नमक के गरारे करते हैं। तो पुरानी हो जाए तो फिर कई दवाइयां देनी पड़ती हैं। लेकिन एक बात मैं इत्मीनान से कह सकता हूं, कश्मीरी मुझसे बेहतर जानते हैं, यदि कश्मीरी और एसटीएम के शिकंजे से कश्मीरी को मुक्त कर दिया जाए तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं समझता हूं, ये मैंने जो विश्लेषण किया, जरूरी नहीं कि आप भाई सब बातों से सहमत हों, लेकिन इस दिशा में हमें चिंतन करना चाहिए, तो बहुत से रास्ते निकलेंगे। धन्यवाद। सदैव की तरह आज भी हम आपके ओजस्वी और गर्वित उद्बोधन से लाभान्वित हुए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं